हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बच्चों, यह एक छत्तीसगढ़ी भाषा का पाठ है जिसमें छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह के विषय में बताया गया है। इस पाठ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जीवन और उन्हें त्यागमूर्ति क्यों कहा जाता है इस विषय में बताया गया है। बच्चों, हमारा देश भारतवर्ष ऐसा देश है जिसके कोने कोने में आपको महापुरुष मिलेंगे, जिनके विषय में जानकर और पढ़कर हम गर्व और आश्चर्य दोनों भाव से भर जाते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि आखिर त्यागमूर्ति का क्या अर्थ होता है। बच्चों, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हर युग में होते हैं जो अपने देश, अपने समाज और मानवता के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम त्यागमूर्ति कहते हैं। अनेक ऐसे व्यक्तित्व हमारे देश में हुए हैं जिन्हें उनके कार्यों के लिए कई युगों तक याद किया जाएगा और जिन्होंने समाज के निर्माण, समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे त्यागी और दुर्लभ पुरुषों में से एक ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी अपने त्याग और अपने बलिदान के लिए सदैव स्मरण किए जाएंगे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ का युग पुरुष भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए प्रथम संघर्ष करने वाले नेताओं में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इन्हें छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आवाज़ उठाने वाले नेताओं में अग्रणी माना जाता है। ऐसे उन नेताओं में सम्मिलित हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, उनकी मांग की थी। तो चलिए हम देखते हैं कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जीवन कैसा रहा। उनके जीवन के विषय में हम जानेंगे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर सन 1891 को राजनांदगांव के दहियान नामक गांव में, राजनांदगांव जिले के दहियान नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर दीनदयाल सिंह और माता का नाम श्रीमती नर्मदा देवी था। ठाकुर साहब जब 16 वर्ष के थे तभी इनका विवाह रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह की बेटी के साथ हुआ, जिनका नाम था गोमती देवी। रायपुर के सरकारी स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस स्कूल को अब शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाता है। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात वे नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में गए और वहां से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया। इनकी पढ़ाई के बीच में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई और इन्हें वापस घर आना पड़ा। लेकिन इनके मन में पढ़ने की इच्छा बलवती रही और इन्होंने हमेशा उसके लिए प्रयास किया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह गुणवान थे अर्थात प्रतिभावान थे। उन्होंने कड़ी मेहनत किया और कड़ी मेहनत के पश्चात बीए की परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1916 में वकालत की परीक्षा पास किया। पढ़ाई के साथ साथ ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की खेल में भी विशेष रुचि थी और ये बहुत अच्छा खेला करते थे। इस खेल में रुचि होने के कारण इनके मन में खिलाड़ी भावना हमेशा बनी रही थी, जिसका उपयोग इन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी किया था। जिस तरह खेल के मैदान में ये जी जान से खेला करते थे, उसी तरह राजनीति में भी ये जी जान लगाकर डटे रहे और देश के लिए और समाज के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। उस समय अंग्रेजी शासनकाल था और देश में स्वदेशी आंदोलन की लहर चल रही थी। ठाकुर साहब भी राजनांदगांव के स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए।
और राजनांदगांव के आसपास जो छोटे छोटे गांव थे वहां पर उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विस्तार का कार्य शुरू कर दिया। अर्थात वे गाँव में जाते और वहाँ के लोगों को ये स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए और स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए जागरूक करते। वंदे मातरम वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वह उस समय राष्ट्रीय एकता और चेतना का प्रतीक बन गया था। ठाकुर साहब भी सब बच्चों को, जो छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चों को की टोली बनाकर उनसे वंदे मातरम का नारा लगवाते थे। कानून की पढ़ाई करने के बाद 1916 में उन्होंने अपना वकालत का कार्य शुरू कर दिया और वकालत को उन्होंने समाज सेवा का एक रास्ता बनाया। वे गरीब और कमज़ोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए भरपूर प्रयत्न किया करते थे और इस दिशा में उन्होंने बहुत कार्य किया। राजनांदगांव के बीएनसी मिल के उनका हक दिलाने के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सन 1920 में सभी मजदूरों को एकजुट करके हड़ताल कराया था और उस समय उन मिल मजदूरों के हड़ताल के आगे मिल मालिकों को झुकना पड़ा और यह आंदोलन उनकी मांग पूरी होने के बाद ही खत्म हुई। इस तरह से यदि देखा जाए तो यह पहला संगठित मजदूर आंदोलन था जो इतना लंबा चला। यह आंदोलन 36 दिनों तक चला था और यह सब केवल ठाकुर प्यारेलाल सिंह के प्रयास से ही संभव हो सका था। सन 1920 में जब कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार के शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन अर्थात उस समय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देशवासियों से यह आह्वान किया गया था, यह आग्रह किया गया था कि वे अंग्रेजी शासन को चलाने में अंग्रेज़ों की बिल्कुल भी सहायता न करें, उनके साथ बिल्कुल भी सहयोग न करें, जिस कारण उन्हें यहाँ शासन चलाने में असुविधा होगी और वे यहाँ पर हमारे देश को छोड़ देंगे। इसका सबसे बड़ा उपाय यह था कि जितने भी शासकीय कर्मचारी थे, जितने भी सरकारी नौकरी में थे, वे लोग अपनी अपनी नौकरियों को छोड़ दें ताकि शासन को सुविधापूर्वक चलाने में या संचालित करने में अंग्रेज सरकार को कठिनाई हो। तो जब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी भी असहयोग आंदोलन में कूद गए, वो भी उसमें शामिल हो गए और गांधी जी का कहना मानकर उन्होंने 4 साल तक किसी भी प्रकार का वकालत का कार्य नहीं किया। इस समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी राजनांदगांव के आसपास के गांवों में लोगों को जागरूक करते थे। वे वहां उनको असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया करते थे। इसके लिए उन्होंने राजनांदगांव में एक राष्ट्रीय विद्यालय भी खोला और खादी के प्रचार के लिए भी बहुत कार्य किया। ठाकुर साहब खुद भी चरखा चलाते थे और दूसरों को भी सिखाया करते थे। रायपुर जो है वो उस समय आज़ादी की लड़ाई का एक प्रमुख स्थान बन गया था। यहाँ पर ठाकुर साहब का जो संपर्क है वो बहुत सारे देशभक्त साहित्यकारों से हुआ, जिनमें पंडित माधवराव शप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी और बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई महान साहित्यकार जो थे सम्मिलित थे। जब गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजों के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ठाकुर साहब अपने पूरे तन मन धन से उसमें जुड़ गए। छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन के वे प्रमुख नेता थे। धमतरी के वनवासियों के लिए, वहाँ के जो आदिवासी थे, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको उनका हक दिलाने के लिए और अंग्रेजी सरकार को लगान न देने के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ा, एक आंदोलन प्रारंभ किया और जो यह आंदोलन प्रारंभ करना एक प्रकार से अंग्रेजी सरकार को सीधे ललकारने के समान था, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया और इस कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को 1 साल की सजा भी हुई। 26 जनवरी 1932 के दिन
ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने रायपुर के गांधी चौक में एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बड़े ही कड़े शब्दों में उनकी आलोचना की थी। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला था। इस तरह का भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके लिए उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई और उनकी सारी संपत्ति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और उसे नीलाम कर दी। उन्हें सज़ा देने के लिए अंग्रेज सरकार ने उनकी वकालत के जो लाइसेंस थे, जो वकालत किया करते थे, उनकी वकालत का जो मार्कशीट था, जो सर्टिफिकेट था, उसको भी उन्होंने जब्त कर लिया। सन 1933 से 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी अर्थात कांग्रेस की एक ऐसी शाखा जो छत्तीसगढ़ में कार्य करती थी, उसके वे सचिव रहे। इस समय उन्होंने देश के और अपने प्रदेश के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई, जैसे उसमें अछूतों का उद्धार, हिंदू मुस्लिम के भाईचारा आदि के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। ठाकुर साहब जितने गीता के विद्वान थे उतने ही वे कुरान के भी विद्वान थे। अपने इसी ज्ञान के कारण वे समाज के दोनों वर्गों में तालमेल बनाए रखा करते थे और उनके बीच भाईचारा बनाने के लिए वे प्रयास किया करते थे। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहते हुए ठाकुर साहब पहली बार 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही एक क्षेत्र था, अतः वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश में ये एक महत्वपूर्ण नेताओं में से माने जाते थे। ये 3 बार रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बार विधायक बने। डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ कॉलेज को प्रारंभ किया और यह छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसे माना जाता है कि यह छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय था और यह आज प्रदेश का एक प्रमुख महाविद्यालय है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने 6 जुलाई 1945 को छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की नींव रखा। गरीब मजदूर, किसान और आदिवासी लोगों के मुक्ति दूत के रूप में उन्होंने कार्य किया, अर्थात उनके भलाई के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। ठाकुर साहब को एक ऐसे जन नेता के रूप में जाना जाता है जिन्होंने जनता की कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था और एक तपस्वी की भांति ये हमेशा जन कल्याण के लिए साधना करते रहे। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जब भूस्वामी बनाने के लिए जब आचार्य विनोबा भावे ने भूदान क्रांति का प्रारंभ किया। भूदान क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसका प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे जी ने किया था। इसके अंतर्गत ऐसे लोग जिनके पास बहुत अधिक भूमि थी, वे लोग अपनी भूमि में से कुछ भाग, बहुत थोड़ा सा भाग दान कर दिया करते थे ऐसे व्यक्तियों को जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं थी। तो ऐसे भूदान क्रांति में ठाकुर साहब भी सम्मिलित हो गए और उन्होंने भूदान क्रांति को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। ये जिस गांव में जाते थे उस गांव के मालगुजार और बड़े बड़े किसान अपने ज़मीन का बहुत सा हिस्सा दान कर दिया करते थे। इसी भूदान आंदोलन के संबंध में 2200 मील की लंबी यात्रा करने के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह जबलपुर के पास शहीद हो गए, अर्थात इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। बहुत अधिक यात्रा करने के कारण, बहुत अधिक कार्य करने के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और ये इनका जबलपुर के पास देहांत हो गया। ठाकुर साहब आज़ादी के लिए जीवन भर प्रयत्न किए
और आज़ादी के मिलने के बाद उन्होंने राजनीति में रहते हुए देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। इसलिए इनके कार्यों को देखते हुए, इनके त्याग को देखते हुए इन्हें त्याग मूर्ति के नाम से संबोधित किया गया। तो बच्चों, ये तो था आपके पाठ्यपुस्तक से पाठ त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।